हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल बबल्स ऑफ साइंस। तो आज हम लोग अपना चैप्टर जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कल मैंने आपको बताया था कि जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक रफ डायग्राम वापस से बनाती हूँ आपके लिए। जैसे कि ये मैंने बताया था कि ये एक ह्यूमन का सेल है। ठीक है, इस सेल में हमने देखा था कि जो आउटर पोर्शन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन इसे बोला जाता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो होता है इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपको एक रफली बता रही हूँ मैं, साइटोप्लाज्म इसे बोला जाता है। साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस। ओके, अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। सेल ऑर्गेनेले जैसे कि, एक मिनट पहले लिख दूँ, सेल ऑर्गेनेले होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल जैसे कि हमारे पास हो गया राइबोसोम हो गए हमारे पास। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास। ओके, और इसके अलावा सेंट्रोसोम हो गए हमारे पास। ठीक है, सेंट्रोसोम हो गया, और ये शब्द शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। इन सबको हम लोग सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। 1 सेकेंड, 2 मिनट नहीं, 1 सेकेंड ही वेट करो, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। एक्चुअली बहुत तेज़ बारिश हो रही है, फिर वो भी बारिश की आवाज़ भी आ जाएगी रिकॉर्डिंग में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। अब चलो आपको मैं बताती हूँ। अब यही सब हमको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर देखो, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ना, इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो है सेल की बाउंड्री। ठीक है, सेल बाउंड्री, सेल बाउंड्रीज। ओके, सेल बाउंड्रीज़ में हमारे पास 2 आता है, 2 चीज़ें। एक आती है हमारे पास सेल वॉल। अच्छा, ठीक है। और एक और बात याद रखना आप लोग कि जो सेल वॉल होती है ना, वो एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलती है। सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलती है, प्लांट में होती है, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं ये सब। फिर इसके बाद जो दूसरी सेल बाउंड्री होती है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये हर एक मतलब चाहे प्लांट की सेल हो, एनिमल की सेल हो, हर एक में प्रेजेंट होती है। बट जो सेल वॉल होती है, 1 सेकेंड, बट जो हमारी सेल वॉल होती है वो एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारे, एक तो थी ये सेल बाउंड्री थी हमारे पास। ठीक है, ये हमारी सेल बाउंड्रीज। और जो दूसरा पोर्शन हमको पढ़ना है वो हमें पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या। तो देखो, ये जो था वापस से आपके सामने ड्रॉ करती हूँ मैं। देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये देखो हमारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेली है, इन सबको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इन सभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर 2 चीज़ें हम लोगों ने देखी है। वो 2 कौन सी चीज़ें हैं? ये देखो, हमारे पास आता है, एक तो था साइटोप्लाज्म, हम लोगों ने देखा, साइटोप्लाज्म हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या देखी हम लोगों ने, वो हम लोगों ने देखा कि भाई दूसरा जो है हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है ये। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं। एक तो होता है साइटोसोल, जो लिक्विड पोर्शन है, साइटोसोल। ठीक है, और जो दूसरा है उसे हम लोगों ने बोला है सेल ऑर्गेनेली। सेल, यहाँ नीचे लिखती हूँ, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स भी जो होती है ना, ये हमारे पास 3 टाइप में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेली को डिवाइड कर रखा है। ओके, तो ये देखो आपको पहला बताती हूँ मैं। पहला वाला जो है एक ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या?
सिंगल मेम्ब्रेन वाली, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब देखो, जैसे कि हमने देखा था कि ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, याद आ रहा है आपको? पिछले वाले क्लास में ही मैंने बताया था। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि बस इसके पास एक ही सिंगल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अगर मैं डबल मेम्ब्रेन लिखती हूँ, इसका मतलब इसके पास इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन है, डबल कवरिंग है, समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। सिंगल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन किन किन सेल ऑर्गेनल्स के पास होती है, उसका एक सेकेंड, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER लिख दूँ, आप लोग समझ जाओगे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरा है हमारे पास, उसका नाम है गोल्जी बॉडी, या आप गोल्जी एपेरेटस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। और एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ एरो लगा के लिख देती हूँ, एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स। ओके मैम। फिर इसके बाद आता है ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल, यहाँ मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है इस स्लाइड में। ओके, डबल मेम्ब्रेन किस किस के पास होती है? एक तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, वो डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन रखती है। इसके अलावा जो प्लास्टिड होता है, इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड। अब बहुत से सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी हैं, सॉरी मतलब कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी हैं जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, नो मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉन या नॉन मेम्ब्रेन लिखते हैं यहाँ पर, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, या नॉन मेम्ब्रेन लिख देते हैं, बात तो एक ही है। उसका नाम है हमारे पास राइबोसोम्स, ठीक है। और एक और एग्जांपल है हमारे पास सेंट्रोजोम, ठीक है। तो ये बस हमको याद करना है, ओके, है ना। तो चलो वापस से देखते हैं। एक सेल के जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है सेल बाउंड्रीज, ठीक है, सेल बाउंड्री में एक होती है सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में देखने को मिलती ही है, बट जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलती है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलती। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ है, हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया, हमारी सेल ऑर्गेनली हो गई, इन सबको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इकट्ठा। मतलब कि जब आप किसी सेल में से उसकी सेल मेम्ब्रेन को हटा दोगे ना, तो जो चीज़ बची उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, साइटोजोल में, और एक होता है सेल ऑर्गेनली में। सेल ऑर्गेनली हमारे पास 3 टाइप की देखने को मिलेगी। एक होती है सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके पास सिर्फ सिंगल एक ही कवरिंग होती है, एक ही मेम्ब्रेन होती है, उसका एग्जाम्पल हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम हो जाता है, याद हो गया। और दूसरी तरफ आता है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन, ऐसे सेल ऑर्गेनली जिसके पास दो दो मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। एक ऐसे होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनली जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, मेम्ब्रेनलेस है, उसका एग्जाम्पल राइबोसोम और सेंट्रोजोम आ जाता है, ठीक है। अब अपनी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर, ओहो प्रीवियस दबा दिया मैंने गलती से, आई एम सॉरी। नेक्स्ट पे इधर भी आए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा PTO कर देती हूँ मैं, प्लीज़ टर्न ओवर। मैंने एक स्लाइड एक्स्ट्रा छोड़ दिया था कि ताकि दूर दूर समझाऊंगी, पर मैंने एक में एक घुसा फंसा के समझा दिया तुम लोगों को, पर समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम लोग अपना सबसे पहला क्वेश्चन सेल वॉल पढ़ते हैं, ठीक है। अरे कहाँ गया? ओहो, ये आ गए हम लोग अपनी सेल वॉल पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है? सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है सेल के, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये,
आउटर मोस्ट होती है, साथ ही साथ में रिजिड होती है। ठीक है, कैसी होती है ये? रिजिड होती है, रिजिड लेयर होती है, रिजिड लेयर होती है। और एक बात और याद रखना, जो हमारी सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कवरिंग होती है ये, नॉन लिविंग कवरिंग या फिर बाउंड्री बोल दो आप। ठीक है, नॉन लिविंग बाउंड्री बोल देते हैं हम लोग। ओके, अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है, दूसरा पॉइंट हमें लिखना है कि ये फ्रीली परमेएबल होता है। सॉरी, ये फ्रीली की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। कैसा होता है ये? फ्रीली परमेएबल होता है। फ्रीली परमेएबल का मतलब क्या होता है? अरे क्या कर रही है तू? अरे तू क्या करेगी रे? गलत सलत दिख रही है। आई एम सॉरी, फ्रीली परमेएबल होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? फ्रीली परमेएबल। फ्रीली परमेएबल का मतलब ये है कि देखो, जैसे कि ये हमारी सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसके आउटर मोस्ट कवरिंग एक और है जिसे हम लोगों ने बोला सेल वॉल। ठीक है, ये क्या हुआ? सेल वॉल, ये है सेल वॉल। अब ये हमारी सेल वॉल जो है कैसी है? ये फ्रीली परमेएबल है। मैम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो आउटर इन्वायरमेंट में कोई सा भी सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर हुआ हमारे पास, हमारी गैस हुई, या कोई से भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हुए हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हुए हैं, उन सबको ये अंदर आने देता है, किसी को भी रोकता नहीं है। भाई आ जाओ, सबके लिए दरवाज़ा खुला है, सब लोग घुसो। ठीक है, यहाँ तक तो आ गए, बट सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सबको एंटर नहीं करने देती। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सबको अंदर नहीं घुसने देगी भाई, गिने चुने लोगों को ही घुसने देती है। ठीक है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी हुई? सेलेक्टिव परमेएबल, सेलेक्टिव परमेएबल होती है, सेलेक्टिव परमेएबल, परमेएबल। ठीक है, तो हमारी सेल वॉल कैसी है भाई? हमारी सेल वॉल तो फ्रीली परमेएबल है, सबको घुसने देती है, भाई दरवाज़ा खुला है, सब लोग अंदर आ जाओ। बट हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सबको एंटर नहीं करने देती है, इस वजह से हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेएबल बोला है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक सेकेंड, मार्कर का पॉइंट कहाँ गया? ये रहा। ये आ गए हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में हमारे पास जितने भी प्लांट है ना, उन सब में हमारी सेल वॉल देखने को मिलेगी। ऑल प्लांट्स के अंदर मिलती है, सारे प्लांट्स के अंदर। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी किस चीज़ की होती है मैम? तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। किसकी? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, याद रखना। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट हाँ मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसके अंदर सेल वॉल तो होती ही है। ठीक है, और जो हमारी बैक्टीरिया है उसके अंदर सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर इसके बाद भाई एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, या इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हमारे पास एक और एग्जांपल आता है, जितनी भी फंजाई है ना, जितनी भी फंजाई, उन सब के अंदर, ऑल फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, किसकी? काइटिन की बनी हुई होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, उसके अंदर भी सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है। सम प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है, सम प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। प्रोटिस्टा क्या होता है तुम्हारे दिमाग में तो आएगा, ये बेसिकली एक एनिमल का किंगडम होता है, किंगडम ऑफ एनिमल, किंगडम ऑफ एनिमल, जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, बस यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम लोग। और ये आ गए हम लोग अपनी, अरे यार मैं क्या कर रही हूँ,
नेक्स्ट स्लाइड पर, आई एम सॉरी, ये आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में और भी कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे कि, है ना, ये देखो। अब देखो, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये एक हमारे पास बलून है। अब पता नहीं बलून की स्पेलिंग सही है शायद से, ये ना, ये बलून है हमारे पास, ये बलून है। इधर से हम लोग क्या मार रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, हवा मार रहे हैं इसके अंदर। अब तुम लोग भी जानते हो कि भाई बलून में अगर हमने ढेर सारी हवा भरी तो ये फटेगा। फटेगा कि नहीं, फट जाएगा और सारी हवा बाहर निकल जाएगी। ठीक है भाई, बलून फटा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अंदर, बलून के अंदर हम लोग हवा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, इसकी जो वॉल है इस पर, इस वजह से फट गया। बट एक बात याद रखो, अगर बाहर से भी उतना ही प्रेशर लगेगा तो क्या आपका बलून फटेगा? नहीं फट पाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जिन सेल्स के पास सेल वॉल होता है वो भी ऐसे ही नहीं फटते, इतनी आसानी से ब्रस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने वाटर डाल रखा है। ठीक है, और ये रहा हमारा सेल, और ये रही उसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सॉरी सेल वॉल है, आई एम सॉरी, ये जो आउटर मोस्ट है इसे सेल वॉल बोला है। अब वाटर जो है वो इसके अंदर घुस गई। अब होना तो ऐसा चाहिए कि भाई वाटर तो लगातार घुसती जा रही है, तो सेल को क्या होना चाहिए, ब्रस्ट हो जाना चाहिए। पर ब्रस्ट होती नहीं है, क्योंकि भाई जो सेल वॉल है ना वो इक्वल अमाउंट में प्रेशर अंदर की तरफ डाल रही है, इक्वली प्रेशर अंदर की तरफ डाल रही है, इस वजह से सेल फटी ही नहीं। समझ गए? तो इससे क्या पता चला हमारे को, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सेल वॉल permits the cells to withstand very dilute बोलो, या इसका मतलब, ये डाइल्यूट का मतलब होता है जहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा हो, यानी कि लॉट्स ऑफ वाटर, या इसी को हम लोग हाइपोटोनिक कंडीशन भी बोलते हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन भी बोला जाता है। इन एक्सटर्नल मीडिया, है ना, एक्सटर्नल मीडिया विथआउट ब्रस्टिंग, फटता नहीं है ये, कहाँ गया, ब्रस्टिंग, विथआउट ब्रस्टिंग। ठीक है, ये देखो, एक सेल को हम लोगों ने रखा है वाटर के अंदर, सेल ब्रस्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ सेल वॉल की वजह से। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा, मेरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा, द सेल जो है, सेल फूल गई, स्वेल हुई, पर वो फटी नहीं। द सेल स्वेल एंड अप्लाई pressure against cell wall, but wall exert equal pressure against swollen cell। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो चलते हैं भाई, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये आ गए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जो सेल वॉल होती है, अरे मैंने यहाँ एग्जांपल लिख ही रखा है, कोई बात नहीं, ये देख लो। सेल वॉल जो होती है सारे प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सारे प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है, मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। ओके मैम, इसे भी याद रखना है। फिर इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, फिर इसके अलावा जितनी भी फंजाई होती है उसमें काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके,
ये आ गए जो अब देखो सेल वॉल का फंक्शन भी तो देखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है सेल को, भाई रिजिड है, और सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। स्टार्टिंग में मैंने लाइन लिखवाई थी ना तुमको कि ये रिजिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है। और दूसरा है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। तो तीन चीज़ें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, ओके मैम, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ओके मैम, और साथ ही शेप प्रोवाइड कराती है सेल को, ठीक है। अब आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। इसके बाद आता है भाई सेल मेम्ब्रेन। देखो है ना, ये हम लोग वापस यहाँ पे थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। हम लोगों ने देखा कि हमारी सेल है, ये रही सेल, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट सेल वॉल जो है ज़रूरी नहीं है हर किसी के अंदर प्रेजेंट हो, नहीं। मैंने एग्जांपल बताए थे तुमको, उन्हीं के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। पर एनिमल के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, हाँ नहीं होती है। और ये हमारी आ गई सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर की तरफ हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है मैम। तो चलो भाई पढ़ते हैं। ये आ गए हम लोग सेल मेम्ब्रेन। अच्छा हाँ, ये भी याद रखना, ये जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, समझ गए? ओके। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास लिविंग बाउंड्री होती है। ये तो लिविंग है मैम, हाँ, बट हमारी सेल वॉल नॉन लिविंग थी, याद है ना। ये लिविंग बाउंड्री होती है, लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स, ऑफ ऑल सेल्स। भाई जितनी भी सेल्स हैं ना, उन सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी ही सही, ओके। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ, तीन चीज़ों से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। उन तीन चीज़ों का नाम है लिपिड, ठीक है, या यूँ बोलूँ तो बाई लेयर ऑफ लिपिड ज़्यादा सही रहेगा, बाई लेयर ऑफ लिपिड। कौन सा लिपिड है वो? उस लिपिड का नाम बताओ। उस लिपिड का नाम है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। जो दूसरी चीज़ है, ये बनती है प्रोटीन से, प्रोटीन से बनी होती है। तीसरी चीज़ जो होती है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इन तीन चीज़ों से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी? बाई लेयर ऑफ लिपिड, उस लिपिड का नाम क्या है? फॉस्फोलिपिड, याद रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रोटीन से बना हुआ होता है, और तीसरा हमारी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अच्छा एक बात याद रखो, मेरी हो सकता है कि शायद स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, तुम लोग देख लेना, है ना। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, ओके। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही अंदर एंटर करने देती है सेल के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एंटर करने देती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर करने देती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे O2 हो गया हमारे पास, इसे एंटर करने देगी। हमारे पास CO2 हो गया, इसे एंटर करने देगी। और क्या नाम है इसका? वाटर हो गया, इसे एंटर करने देगी। ये फ्रीली पास कर जाते हैं, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वही जा पाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं, बट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी जा सकते हैं। ये तो आसानी से चला जाता है, मूव फ्रीली, बट ये फ्रीली नहीं जा पाते हैं। इनको है ना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए या तो स्पेशल प्रोटीन्स लगेगी, या फिर अंदर डालने के लिए ATP एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आ जाता है हमारे पास, मार्कर कहाँ गया? ये रहा, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम लोग
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। भाई देखो, ये क्या करता है, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। इंटरनल कंपोनेंट मतलब जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया हमारे पास, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, हमारी सेल ऑर्गेनली हो गई, ठीक है, इन सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन सबको प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर इसके बाद शेप प्रोवाइड कराती है। ओके, अब तुम कहोगे मैम ये तो सेल वॉल के लिए भी लिखा था। अरे बुद्धू इंसान, सेल वॉल हर एक के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बट सेल मेम्ब्रेन तो हर एक के अंदर, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ना, इसीलिए लिखा है। फिर इसके बाद ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके लिए बताती हूँ मैं आपको। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है ना हमारी सेल मेम्ब्रेन, इस पे टाइनी टाइनी से पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू जो मटेरियल है वो इन अंदर आ सकते हैं और आउट बाहर जा सकते हैं। उन टाइनी होल्स को हम लोग पोर्स बोलते हैं। ऑल मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू अ टाइनी होल्स कॉल्ड एज पोर्स। ओके, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आ गए। अब इसके बाद आता है कि देखो, मेरा मार्कर ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारे पास हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये कोई मटेरियल है जिसको हमारी सेल के अंदर एंटर करना है। ये हमारा मटेरियल है, इसे अंदर एंटर करना है। अब देखो, ये या तो भाई एनर्जी खर्च करके अंदर जाएगा या फिर फ्री में अंदर चला जाएगा बिना कोई एनर्जी लगाए। अगर यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव, यानी कि यहाँ पर एनर्जी लगी है, एनर्जी यूज़ हुई है। और एक होता है पेसिव, जहाँ पर कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं, बिना किसी एनर्जी के ही चली गई। ये मटेरियल जो है बिना किसी एनर्जी के ही सेल के अंदर एंटर कर गया, बस इसी को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। एग्जांपल हमारे पास ये आया, ठीक है। देखो, ये हमारी सेल है, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ एक सिंपल सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये हमारी सराउंडिंग है, ठीक है, ये सराउंडिंग है। ओके मैम, सेल के पास कितनी चॉकलेट है, मान लो 100 चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट है, स्पेलिंग थोड़ी शॉर्ट करके लिख रही हूँ। और बाहर जो है हमारे पास केवल जो है 70 चॉकलेट है। ओके, तो उस हिसाब से होना क्या चाहिए कि हम लोग जिधर ज़्यादा है उधर से उठा करके कम वाले को दे दें। होना तो ऐसा ही चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता एक्टिव में, जिधर कम है उधर से उठा करके हम लोग ज़्यादा वाले की तरफ डाल देते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे बोला जाता है, समझे। ऐसे जहाँ कम से हमें क्या करना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ, है ना। तो इसमें क्या लगेगी, एनर्जी लगती है भाई, एनर्जी लगती है, बस यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। ट्रांसपोर्ट of substance, transport of substance across प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिखा है मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन बोल दो, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लो से हाई की तरफ जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, लो टू हाई की तरफ जा रहा है। विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी यूज़ हो रही है। क्या याद रखना है आपको भाई, देखो इसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है बिल्कुल, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, मतलब कि ये लो से हाई की तरफ जा रहा है। बस इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, बस और क्या। चलो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास आता है, अच्छा ये लिखा मैंने आपको समझाने के लिए, यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो टू हाई, कम से ज़्यादा की तरफ, और एनर्जी जो है यहाँ पर लग रही है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्या हो रहा है यहाँ पर, कम से ज़्यादा की तरफ हम लोग जा रहे हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
नेक्स्ट स्लाइड पर आता है हमारे पास पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट तो और आसान है, इसको भी वही एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। ये रहा हमारे पास एग्जांपल, ये हम लोगों ने बना लिए। हम ये क्या है, अरे भाई ये याद रखना है, दीवार नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, हमारी सेल है। ये क्या है हमारे पास, सराउंडिंग है। ठीक है, क्या है ये, सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारे सेल जो है, इसके पास वापस से वही एग्जांपल लेंगे हम लोग। 100 चॉकलेट्स है इसके पास और इसके पास 70 है। होना क्या चाहिए कि जो है ये जो है ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर जाएगा ये, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, ये आता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो, और यहाँ पर कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, विथआउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा और ये ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, बस इसी को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसके बाद आता है कि जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप का होता है। कितने, 2 टाइप का होता है। पहला है डिफ्यूजन और एक आता है ऑस्मोसिस। अच्छा मैम, पैसिव ट्रांसपोर्ट पे तो एनर्जी यूज़ ही नहीं हो रही थी, एनर्जी नहीं यूज़ हो रही थी, तो भाई डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं यूज़ होने वाली है, एनर्जी यूज़ नहीं होगी, और ना ही ऑस्मोसिस के अंदर कोई एनर्जी यूज़ होने वाली है। ये फ्री में जाते हैं बिना किसी एटीपी के यूटिलाइजेशन से। अब इसके बाद आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ये वापस से वही एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम लोग। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने देखा कि ये जैसे हमारा घर का मंदिर है। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पल है। ठीक है, और ये मान लो कोई सा भी हमारे रूम ले लिया आपने, कोई सा भी हॉल ले लिया अपने घर का हिस्सा। ठीक है, हमने क्या करा, अपने टेम्पल में यहाँ पर अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती जलाई तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जितने भी रूम हैं, है ना, सारे रूम में, हॉल में, ड्राइंग रूम में, हर जगह पर फैल जाएगी। ठीक है, किचन में भी फैल जाएगी, हर जगह। तो हुआ क्या, ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, लो कॉन्सनट्रेशन की तरफ मूव कर गया। यहाँ पर तो जो स्मेल थी, अरोमा था, वो बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पर स्मेल जो थी वो कम था। तो ये कहाँ गया भाई, अपने हाई से लो कॉन्सनट्रेशन की तरफ गया। बस इसी को डिफ्यूजन बोला जाता है। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, एक से मार्कर कहाँ गया, ये रहा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना, बस इसी को हम लोग बोलते हैं। चलो आ जाओ, इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ मैं। द प्रोसेस मेरे साथ लिखेंगे और याद भी करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस चाहे आपका सॉलिड ही क्यों ना हो, कोई लिक्विड क्यों ना हो, है ना, या फिर कोई गैस ही क्यों ना हो, फ्रॉम है ना, फ्रॉम हाई कॉन्सनट्रेशन टू लो कॉन्सनट्रेशन एंड गेट यूनिफॉर्मली spread in given space। बस इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, वो देखेंगे हम लोग। एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है हमें ये बताता है कि जैसे ये कोई सेल है हमारे पास, कोई सी भी सेल है, हमारी बॉडी की ही है। ठीक है, सेल है। अब देखो, जो सेल का अंदर वाला पोर्शन होता है ना, इसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई होता है।
ठीक है। और O2 का कंसंट्रेशन जो होता है वो लो होता है, समझ गए मेरी बात। और यहाँ पर देखो ये तो सेल था हमारे पास, और ये है हमारे पास सराउंडिंग, सराउंडिंग है ये। सराउंडिंग में हम लोगों ने देखा कि जो सराउंडिंग होता है ना उसमें CO2 कम होती है और O2 जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो होगा क्या, मैंने क्या बताया था तुमको, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना है। तो देखो O2 क्या होगा, O2 अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा बताओ, सॉरी CO2 जो है वो अंदर जाएगा कि बाहर, CO2 तो अंदर ज़्यादा है तो ये बाहर निकलेगा CO2। इसके अलावा जो O2 है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है तो O2 बाहर से अंदर की तरफ आएगा। बस